हम हारे थे ना हम हारे हैं, ये बड़ी लाइनें जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी बात रखी है देश की संसद में, पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां सर्वसम्मति से उन्हें एनडीए का नेता चुना गया। आपसे कुछ ही देर बाद वो द्रौपदी मुर्मू देश की महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इससे पहले एनडीए ने अपनी तरफ से जाकर, एनडीए प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही राष्ट्रपति को तमाम पार्टियों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है, जिससे यह तय हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को देश की संसद में शपथ लेंगे। आज जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, उस वक्त वो देश, आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें। उसके बाद प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, रामनाथ कोविंद तमाम नेताओं से मिलने गए और सबका जो हर्ष है, अभिनंदन है, उसे स्वीकार किया और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुरली मनोहर जोशी के साथ जब उनकी मुलाकात हो रही थी, ईवीएम के बहाने आज प्रधानमंत्री ने जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब पूछना पड़ेगा ईवीएम जिंदा है या नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे। ईवीएम को लेकर जो पीएम ने प्रहार किया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन 3 खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में है, तो आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ लवली आनंद जुड़ रही हैं। लवली आनंद अभी श्योहर में जेडीयू के टिकट पर जीत कर आई हैं और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वहां पर शिकस्त दी है। आनंद मोहन सिंह साहब, उनके पति, हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। एक ऐसे नेता के तौर पर वो रहे जो साथ में रहे, प्रचार किया। और चेतन आनंद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। चेतन आनंद विधायक है, पहले आरजेडी में थे, वो भी जेडीयू में आ गए हैं। अब पूरा परिवार ही जेडीयू को समर्पित है। नीतीश कुमार के जो 12 सांसद हैं उनमें से एक लवली आनंद भी हैं और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से क्या इनका कहना है, क्योंकि अब एन फैक्टर मोदी सरकार में सबसे बड़ा है। एक तरफ नीतीश बाबू है तो दूसरी तरफ नायडू बाबू है। अब इन दो, और विपक्ष भी यही हमला कर रहा है कि इसी बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है। ये बताते हुए आपको सबसे पहले बड़ी खबर दे दें, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। अगर एक तरफ राष्ट्रपति भवन तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा की होगी मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष आज एनडीए के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, जिसमें अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नई सरकार गठन का न्योता देंगी राष्ट्रपति, जिसके बाद सोमवार को वो शपथ लेंगे 9 जून को। और ये आज संसद की तस्वीरें हैं। दूसरी खबर यह है कि जेपी नड्डा के घर पर बैठक हो रही है, जहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं, अन्य दिग्गज नेता भी पहुंचेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। आज पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल में राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुनने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया, नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया और उसके बाद सभी सहयोगी दलों ने एक-एक कर पीएम मोदी को समर्थन देने का ऐलान किया। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आज हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है। टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर, राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी जी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैं मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक सपना देखा था और उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है। मुझे लगता है उनके इस सपने को, उनके इस लक्ष्य को और करोड़ों देशवासियों को अंधकार से निकालने की उम्मीद एकमात्र आप हैं सर। तीसरे कार्यकाल में आपके नेतृत्व में एनडीए की सरकार जो कार्य करेगी, वो कार्य आने वाले समय में पूरे देश को अचंभित करेगा और दुनिया में भारत की उपलब्धियों की चर्चा होगी, भारत की जय जयकार होगी। The way you have triggered us to serve the nation, the kind of patriotism you have instilled in us. आज पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद विपक्ष पर अपनी खास शैली में चुन कर प्रहार किया। सबसे पहले पीएम ने विपक्ष पर ईवीएम वाला वार किया। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। लगातार ईवीएम को गाली देना, और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे ये लोग। मोदी आज कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट फुट पर बैटिंग करते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबों का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। विश्वास ही लोगों का उठ जाए। उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे। 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। लेकिन 4 दिन आते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने एनडीए के प्रदर्शन पर कहा कि कांग्रेस पहले ये देखे कि जितनी सीटें उसे पिछले 3 लोकसभा चुनाव में मिलाकर नहीं मिली, उतनी सीटें तो बीजेपी को इसी बार मिल गई। 10 साल बाद भी कांग्रेस
100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें हमें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली। नतीजों को पराजय की छाया में छिपाने की कोशिश की, लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। ये ताकत है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से दूर ही रखा। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, जो मोदी को जानते हैं। ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे मोदी पिछले 22 सालों से सत्ता के शिखर पर है, भारत माता की। लेकिन इस बार वो पहली बार गठबंधन की सरकार चलाएंगे। इसीलिए विपक्ष बीजेपी पर बैसाखी वाली सरकार चलाने को लेकर तंज कस रहा है। शुरू से मोदी जी बैसाखी पे चल रहे हैं। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये 2 बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये 2 बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि वो गठबंधन को हमेशा सम्मान देते हैं। वो न हारे थे न हारे हैं। जब बीजेपी को बहुमत मिला था तब भी उन्होंने एनडीए को साथ रखा था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं राष्ट्रपति भवन, हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं राष्ट्रपति भवन, जहां अब राष्ट्रपति उन्हें न्योता देंगी सरकार बनाने का। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक कविता के साथ प्रधानमंत्री की वहां पर संसदीय दल की बैठक में शुरुआत की थी। दिनकर की रश्मि रथी की कविता है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। ये सब कहकर उन्होंने पीएम की वहां पर प्रशंसा की थी। एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जितने एनडीए के साथी हैं, उन सबने पहले ही उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाकर राष्ट्रपति को सरकार के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुका है। और अब राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच गए हैं। नई सरकार गठन का न्योता उन्हें देंगी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। 9 जून को नई सरकार शपथ ग्रहण करने वाली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए पूरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हल्ला बोल के शो में 2 ऐसे सांसद हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आज प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना गया। एक तो राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं ही, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, 3 खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में है, जिसमें लवली आनंद जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लवली आनंद जी शोहर से सांसद चुनी गई हैं जेडीयू के टिकट पर। अतुल लौंडे पाटिल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजीव रंजन जी जेडीयू की तरफ से, हमारे साथ मलुक नागर साहब जुड़ गए हैं आरएलडी की तरफ से, और सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन सुधांशु जी, आपके पास भी जाने से पहले, लवली आनंद जी आपके पास मैं आना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बार बार कहा जा रहा है कि ये तो 2 बैसाखियों वाली सरकार है। आपने सुना अधीर बाबू कह रहे हैं कि 2 बैसाखी पर मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, जिसमें एक जेडीयू है और एक टीडीपी है, नीतीश बाबू की पार्टी, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। तो इस पर क्या जवाब देंगे? कई लोग भरोसा करने से थोड़ा सा डरते हैं नीतीश बाबू पर। देखिए, आप लोग तो जान ही रहे हैं, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई सिद्धांत है, ना प्रधानमंत्री के लायक कोई चेहरा है। तो ये लोग तो इस तरह का बात करेंगे ही करेंगे। और आप सभी लोग देखें कि जनता ने किस तरह से विपक्षी को नकार दिया, और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के इसमें और 5 गठबंधन का जो मिला हुआ है सपोर्ट मोदी जी को, और सबने साथ दिया है बिहार की जनता ने। तो ऐसे लोग के पास क्या है कहना, जिसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं, तो यही सब कहेंगे, उल्टा पुल्टा बोले। आज तो देखे भी कि नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि हम लोग पूरे ताकत से, पूरा ईमानदारी से हम लोग नरेंद्र मोदी जी को गठबंधन का जो है नेता चुन रहे हैं एनडीए का। तो इस तरह से बोला गया, तो विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, तो यही सब बोलते रहेंगे, उस पर कोई ये नहीं करेगा। जनता ने उन लोग को नकार दिया है, खास करके बिहार में नकार दिया है, इसलिए उन लोग के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी। हालांकि पिछली बार से एनडीए की सीटें घटी है, लेकिन आनंद मोहन जी, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आ रही हूँ। आनंद मोहन जी, नीतीश बाबू पर भरोसा करने से सब डरते हैं, तो इसकी तो वजह है ना, इधर से उधर इतनी बार वो गए हैं कि उन पर यकीन नहीं होता है किसी को। सुधांशु जी को भी नहीं हो रहा होगा। देखिए, असल में नीतीश जी बिहार को सामने रख करके, बिहार के हित को सामने रख करके कोई फैसला लेते हैं। 16 वर्षों में उन्होंने जो कुछ किया, एक अंधे युग से, जंगल राज के चंगुल से निकालकर बिहार को विकासशील राष्ट्र, ये प्रदेश के रूप में स्थापित किया, ये एक बड़ी बात है। अब विकसित प्रांत के लिए जरूरी है, वक्त है, मौका है, विशेष राज्य का दर्जा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा
इस पर केंद्र को भी गंभीरता से सोचना चाहिए, ये बिहार का हक बनता है। और मंत्रालय की बात बहुत चल रही है। केसी त्यागी कभी कहते हैं कि देखिए पिछली पहले तो हमें रक्षा मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय मिले थे हेवी वेट। ये मंत्रालय के बारे में मैं क्या कुछ कह सकता हूँ। इसका विशेषाधिकार या क्षेत्राधिकार जो है वो मुख्यमंत्री जी का है, या जो पार्टी के हाईकमान है राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पर तो नीतीश जी ही बोल सकते हैं, या पार्टी हाईकमान ने जो सोचा होगा, जो फैसला लिया होगा विगत दिनों या कल में, आज में जो फैसला किए होंगे लोग, वो प्रधानमंत्री तक जाएगा। ये कौन कौन से विभाग चाहिए या मंत्रालय चाहिए, इस पर मेरी टिप्पणी। फिर भी आपको कुछ तो पता होगा, 2 कैबिनेट 3 कैबिनेट कितना मांग रहे हैं नीतीश बाबू? जो भी आनुपातिक ढंग से सही होगा, मैं समझता हूँ वो डिमांड जायज होगा। विशेष आनुपातिक जो हमारी संख्या बल क्या है, 12 है। कुल संख्या में हमारी संख्या कितनी है, तो आनुपातिक ढंग से जो उचित होगा वो डिमांड होगा। नहीं आनंद मोहन जी, पहले तो ये फॉर्मूला चलता था 4 सांसद पर 1 मंत्री, ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या आप लोग अटल जी के टाइम पे? वो ठीक है, इस पर मेरे क्षेत्राधिकार मेरे लिए ये उचित नहीं है इस पर टिप्पणी करना। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास अध्यक्ष का। ठीक है सुधांशु जी, एक बार मैं आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। विशेष राज्य का दर्जा एक लंबे वक्त से टाला हुआ मांग, अग्निवीर पर भी अभी से सुर छेड़ दिया है जेडीयू ने, और मंत्रालयों को लेकर भी केसी त्यागी बहुत कुछ याद दिला दे रहे हैं। नीतीश बाबू को संभालना कितना मुश्किल है, जरा समझाइए। देखिए अग्निवीर के संदर्भ में केसी त्यागी जी ये बात बोल चुके हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि इस योजना को समाप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा उसकी समीक्षा की बात है। तो कोई भी योजना होती है उसमें जो जो वो चीज आगे बढ़ती है उसके बारे में समीक्षा होती रहती है। जैसे आपको याद हो, आबकारी नीति लागू की थी जेडीयू की सरकार ने बिहार में हम लोग के साथ, तो कई बार उस पर भी प्रश्न उठे। उन्होंने कहा ठीक है, उसके बारे में भी कहीं पर लगेगा कोई चीज सुधारने की जरूरत है तो वो करते रहेंगे। जहां तक डिपेंडेबिलिटी की बात है तो मैं बताना चाहता हूं, 29 साल हो गए जेडीयू से गठबंधन हुए, 29 में 26 साल ये हमारे साथ रहे। अब बताइए उसके बाद उनको किस बात पे लग रहा है कितने साल उनके साथ रहे, और कांग्रेस के साथ तो कभी नहीं रहे। अब आइए दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू जी अटल जी की सरकार के समय में रहे और मोदी 1 में रहे। मोदी 2 में स्थिति उनकी ऐसी थी कि लोकसभा में उनके सांसद बहुत कम थे और राज्यसभा के उनके सांसद हमारे साथ थे। तो अगर आप देखिए तो एनडीए की 3 सरकारों में 2 सरकारों में चंद्रबाबू नायडू जी हमारे साथ रहे, और नीतीश कुमार जी 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे। अब इस डिपेंडेबिलिटी को लेकर जानते हैं कौन लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं? वो जिन्होंने इस चुनाव का अद्भुत विश्लेषण किया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 3 चुनावों में मिला के कांग्रेस को उतनी सीट नहीं मिली जितनी हमको सीट मिली है। तो वही वाली बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि जैसे एक बच्चा होता है जो टॉपर होता है, जिसे होता है डिस्टिंक्शन मार्क्स मिलने हैं, और उसे डिस्टिंक्शन ना मिले और भले ही वो फर्स्ट क्लास पास हुआ हो तो उसे मायूसी होती है, और दूसरा बच्चा जो लगातार फेल हो रहा हो और एक बार ग्रेस मार्क्स पाके पास हो जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता है। तो वो स्थिति है। इसीलिए आप देखिए कि 3 चुनावों के बाद भी 2.5 अंक न छूने पर कांग्रेस के लोगों के चेहरे पर कितनी चमक है, उनकी आवाज में कितनी खनक है और उनके रुतबे में कितनी धमक है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी 240 सीटों पाकर भी हमारे चेहरे पे थोड़ी मायूसी है, क्योंकि अब जनता भी उनको अलग तरीके से देखती, हमको अलग तरीके से। और 1984 के बाद से 40 सालों में 240 सीटें कांग्रेस को एक बार भी नहीं मिली हैं। नरसिम्हा राव के जमाने में 232 मिली थी जब वो जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शंस होते होते वो 240 तक पहुंच गए थे। तो आप सोचिए 40 साल में वो 240 तक नहीं पहुंचे हैं और हम उनके हिसाब से उसको 240 से पहुंचना हार है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में भी जनता सारी चीजें देख रही है और उचित विवेचन करेगी। और अंत में एक बात और जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीर बात कही, चुनाव परिणाम आने से पहले जिस ढंग से बयान दिए गए कि लोग वहां पे इकट्ठा हो जाना, कोई कह रहा लाठी डंडे लेके आना, तो कोई बयान दे रहा है कि अगर परिणाम गड़बड़ हुए तो बहुत भयानक प्रतिकार होगा। मुझे लगता है कि अब ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पे तौल पे लोकतंत्र की गरिमा को हम ध्वस्त नहीं करेंगे। जो निर्णय होगा उसे ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आप लोगों के लिए है। चेतन जी, आप आरजेडी के बागी विधायक हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कांग्रेस की जो वहां पर उम्मीदवार थी जिन्होंने एक टफ फाइट दिया, लगभग 28,000 आरजेडी की सॉरी उनको 28,000 वोट से इन्होंने हराया। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस बार बिहार में देखिए 12 सीटें जेडीयू की आई, 13 आई, 12 बीजेपी और आरजेडी की आई हैं। क्या वजह रही कि पिछली बार की परफॉर्मेंस को एनडीए रिपीट नहीं कर पाया? उपेंद्र कुशवाहा ने भीतर घात की भी बात की है, आपका क्या आकलन है? आप भी ग्राउंड पर देखिए, जो भी चीजें हैं उसको एक बार सभी लोग समीक्षा तो करेंगे ही। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक ये जो 30 हम लोग लेकर के आए हैं ये अपने आप में एक क्या कहते हैं बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर 40 में से 30 अगर कोई जीत रहा है तो वो दिखाता है कि एनडीए बिहार में कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और जो जनता है बिहार की वो एनडीए को ज्यादा स्वीकार रही है। अगर आप देखिएगा जंगल राज को जो है पूरी तरीके से वहां की जनता ने नकार दिया। लेकिन 4 सीटें तो आई उनकी, तो 4 ही सीट आई। पिछली बार तो 0 था ना नंबर, पिछली बार 0 था। नहीं,
जब 250 बार हेलीकॉप्टर जगह जगह गए, हाँ 2 लोग घूम रहे थे, बाकी किसी को जो है उन लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, उसी का परिणाम है कि इतना मेहनत करने के बाद भी 4 ही सीट पे वो लोग अटक गए। ठीक है, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लवली जी आपसे करूं, ये तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले हैं और अब क्योंकि एनडीए ने अपनी तरफ से ये बहुत तस्वीर दिलचस्प है क्योंकि ओडिशा से ही राष्ट्रपति भी हैं और भगवान जगन्नाथ की वहां पर प्रतिमा, उन्होंने छोटी मूर्ति वहां पर दी है और ये देखिए सरकार बनाने का न्योता, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात है और महामहिम राष्ट्रपति ने ये जो भेंट दी है उन्हें, इसमें भगवान जगन्नाथ की छोटी मूर्तियां हैं और इसी के साथ ये वो इन्विटेशन लेटर, क्योंकि अब सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और शपथ लेंगे अपने कैबिनेट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को। ओडिशा में इस बार पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में बीजेपी की सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री भी जब जीत के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने जय जगन्नाथ के साथ अपने भाषण की शुरुआत की थी और यहां पर राष्ट्रपति भी उनको वही सर्टिफिकेट, वो चिट्ठी देती हुई आमंत्रण की और अब सरकार बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बात है एक बार फिर से मोदी सरकार बनने की स्थिति, ये फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और उसके बाद से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति और उसके बाद से ये न्योता जो उनके सरकार को आमंत्रण है उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का 9 जून की तारीख तय की गई है शपथ ग्रहण के लिए। ये तस्वीरें दिखाते हुए ही चर्चा को आगे लिए चलते हैं। कई लोग ये मान रहे थे, बहुत लोग जो ये भीतरघात की बात कर रहे हैं लवली आनंद जी, उस पर आपका क्या जवाब है? क्या इसका सामना आपको शिवहर में भी करना पड़ा? नई सरकार के गठन की भी तारीख है और आप भी बताइए क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि कोई मंत्रालय मिले, क्योंकि 12 सांसद जीत कर आए हैं और आप उनमें से एक है, शिवहर से जीत के आई हैं। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगी आपके माध्यम से शिवहर वासियों को, जिन्होंने इतना ज़्यादा गर्मी में महिलाओं की भी संख्या, वहाँ लड़कियाँ, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे लाइन में लग करके जिस तरह से लग रहा था कि खुद प्रत्याशी हैं, वो शिवहर की महान जनता ने वहाँ हमें दिया है सेवा करने का मौका और जिताया है। तो आपके माध्यम से मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि बेटा को भी शिवहर ने ही विधायक बनाया, 2 बार आनंद मोहन जी को सांसद बनाया, तो बहुत ज़्यादा वहाँ का जो है हर संकट के घड़ी में, हर समय में शिवहर ने साथ दिया है। वो बहुत भावुक क्षण था जब हम रिजल्ट लेके आए, विजय का, जीत का रिजल्ट, तो हमारे लिए बहुत भावुक क्षण था। आप वहाँ पर मौजूद थी आज जब पीएम भाषण दे रहे थे और हम वही तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम को लेकर आपकी क्या सोच है? और वो तस्वीर भी सबने देखी है जिसमें वो नीतीश बाबू उनके पैर छू रहे थे, फिर पीएम ने उनको रोका, तो जरा बताइए वहां पर क्या क्या हुआ? तो पीएम आप बताइए, इतना बड़ा जनादेश मिला है, तीसरी बार देश का जो प्रधानमंत्री वो बन रहे हैं, तो ये कम बारी बात नहीं है और बड़े भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, अगर कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, ये बढ़िया, ये संस्कार है, ये शिष्टाचार है, ये हम लोग का भी है कि बड़े बुजुर्ग को, और ये हम लोग का संस्कार खास करके रहा है, तो उसके तहत कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि सराहना होनी चाहिए। और इतना बड़ा जनादेश आप देखिए ना, कितना स्टेट में भाजपा को, एनडीए को बढ़त मिला है। लवली जी देखिए ना, बार बार जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि पीएम मोदी की गारंटी बताते हैं, वो हमारे चाचा की गारंटी नहीं ले पाएंगे, नीतीश कुमार पर कहते हैं। अच्छा, चाचा जो है लोग जो ब्लेम कर रहे हैं, तो चाचा अकेले कर रहे हैं क्या? उप मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? कौन बन जाते हैं उप मंत्री? क्या उनकी गारंटी है क्या, जो तुरंत जाकर के कुर्सी के लिए आप करते हैं? नीतीश जी तो बिहार के विकास के लिए करते हैं, देश के विकास के लिए करते हैं और इतना ज्यादा बिहार को आगे बढ़ाए हैं। कुछ आज देखिए कहां से कहां, 2005 से बिहार कितना आगे बढ़ा है। आज नीतीश जी का जो है काम पर, मोदी जी के नाम पर, और इस तरह से लोगों ने साथ दिया है हम लोग के संघर्ष पर भी। आप चाहती है कि 5 साल टिके रहे साथ में नीतीश बाबू? अरे हमेशा के लिए, तो देश के लिए तो बोले ही हैं कि हम हमेशा साथ देंगे देश के हित में, जो भी है आज भी अच्छा से बोले हैं। तो जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं और जो इस तरह का बोल रहे हैं, उनकी गारंटी नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, किनके साथ जाएंगे। कई लोग मानते हैं आनंद मोहन जी की जो आरक्षण को लेकर एक विपक्ष ने बार बार कहा कि ये लोग संविधान बदल देंगे वाला एक नैरेटिव चल रहा है, उसकी वजह से आरक्षण हट जाएगा, इस डर से कई लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इस बार वोट दिया या बीजेपी को वोट नहीं दिया। आपको भी लगता है कि आरक्षण के खिलाफ एक जो नैरेटिव बना था जमीन पर, वो कई जगहों पर भारी पड़ा? आनंद, इस पर प्रधानमंत्री जी पूर्व में ही सफाई दे चुके हैं। दूसरी बात कि जिनके राज्य में खुरेजी, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, उग्रवाद, ये अपहरण, फिरौती, रंगदारी, एकमात्र चरवाहा विद्यालय जिनकी उपलब्धि रही, उनको और सब कहने के लिए क्या है? भ्रम, संशय, अफवाह, इसके अलावा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, और कुछ है नहीं इनके पास कहने के लिए। तो ये बकवास की बातें हैं, बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। चलिए ठीक है, एक बार सब जो अन्य मेहमान हमारे हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अतुल साहब, आप लोग हर्ष मना रहे थे कि आपकी सीटें बढ़ी हैं,
लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई, जो बड़ी बातें हैं, एक बार जरा ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखा दें अपने दर्शकों को, जिसका आज उल्लेख प्रधानमंत्री ने भी किया। पिछले 3 बार के कार्यकाल को मिला ले, 2014, 2019, 2024, तीनों बार की सीटों को अगर जोड़ भी देते हैं तो आपकी उतनी सीटें नहीं बनती हैं जितनी इस बार बनी है। रिकॉर्ड तीसरी बार पीएम बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन लगातार 3 बार सीएम और फिर पीएम, पहले गैर कांग्रेसी जो तीसरी बार पीएम बनेंगे। इसी के साथ जो तीसरा बड़ा पॉइंट कहा जा रहा है वो ये है, 7 अक्टूबर 2001 से लगातार वो सत्ता में ही है, चाहे मुख्यमंत्री बनकर गुजरात के रहे हो या फिर प्रधानमंत्री रहे हो। लगभग 22 साल का वक्त निकल चुका है जब से वो पावर में है। 8,277 दिन तक केंद्र और राज्य सरकार में वो रह चुके हैं मुखिया। थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाइए, उसके बाद से हम आपको दिखा देंगे वो जो टोटल सीट टैली है। ये देखिए, सरकार के मुखिया के तौर पर उन्होंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो दिनों का रिकॉर्ड है वो हम बता रहे हैं आपको। पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस की सीटों का जोड़ भी बीजेपी से कम है। और आखिरी पॉइंट जो है इसमें, जल्दी से दिखा दीजिए, वो है एमपी, ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी इस बार 2024 के नतीजों में है। अब हम आपको सीट टैली दिखाएंगे, तो ये वाला देख लीजिए। और इस पर अतुल जी आपका जवाब देना चाहते हैं। 240 सीटें अगर बीजेपी की है इस बार, आपका 3 बार का सीट नंबर भी जोड़ लें, आज पीएम ने इसका उल्लेख किया, तब भी आप 240 नहीं पहुंचते हैं। अतुल जी। अंजना जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सब लोग धैर्य से मेरी बात सुनेंगे और मुझे थोड़ा वक्त देंगे। काफी समय के बाद आया हूं। तो पहले तो मैं निषेध करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री का कि महाराष्ट्र में जिस तरह की मुंह की खाई है, उसका बदला उन्होंने सदन के परिसर से हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और फुले जी का पुतला जो है वो हटा दिया। उसका सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के तरफ से बहुत बहुत निषेध करता हूं। अब रही बात, आपने टैली बताई, मैं भी एक आपको टैली बताता हूं। 1951 से 51-52 से जितने चुनाव हुए, वो सारे चुनाव के कांग्रेस के आप टैली कर लो और बीजेपी की टैली कर लो, जनसंघ मिलाकर, जनता पार्टी मिलाकर, भारतीय जनता पार्टी मिलाकर, आधे के आसपास भी नहीं आएंगे। अब आनंद मोहन भाई साहब बात कर रहे थे यहां पर लूटमार की, रंगदारी की, वगैरह वगैरह। मुझे सब पता है, आजीवन कारावास से लेकर सारी बातें जो है मैं जानता हूं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते या प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट चुने गए, वो इलीगल है। एक्चुअली उन्होंने पहले अपने संसदीय दल की बैठक बुलानी चाहिए थी भाजपा की, वो बुलाई नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, एनडीए को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। 2014 के बाद कोई एनडीए नहीं था। एनडीए के जो अकाली दल से लेकर, शिवसेना से लेकर, एआईएडीएमके के सारे छिटक गए थे। बाद में वो जोड़ा गया 2023 के बाद, ये जानकर कि हार हो सकती है तो ऐसे लोग जोड़े गए 25, जिसमें 0 सांसद थे। 7 ऐसे दल है जिनका 1 ही सांसद था, 2-4 दल ऐसे जिनके 2 सांसद थे। तो ये भी इनकी सच्चाई है। अब ये देश के प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे, कम से कम संविधान के बारे में बात कर रहे थे, तो सर्वधर्म समभाव की बात कर रहे थे। आज बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि पूरे चुनाव में वो हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह रहे थे। मुजरे तक आ गए थे, घुसपैठिए कह रहे थे, क्या क्या सारी भाषा जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। और आज झूठ भी बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना उनका तो फितरत रही है। उन्होंने कहा आधार कार्ड का विरोध करते हैं। आधार कार्ड तो हमने लाया है, विरोध तो आप करते थे। आपने कहा था पुतलियां ले लेंगे। यूपीआई की बात करते हैं, यूपीआई तो 2010 में लॉन्च हो चुका था। तो झूठ बोलने से भी बाज नहीं। और गुड गवर्नेंस और जितना भी उन्होंने भाषण दिया है, वो भाषण देश के तीसरी बार शपथ ले रहे हुए या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे व्यक्ति का नहीं था। वो उस व्यक्ति का था जो नफरत से भरा हुआ है। वो उस व्यक्ति का था जिसके पास देश का कोई विजन नहीं था। और मैं तो ये भी कहूंगा, आपने 3-4 का सांसद गांव गोद लिए हैं, उसका विकास नहीं कर सके। और देश की बात करते हो तो देश का किसान, देश का युवा, जिस दिन देश के नतीजे आ रहे थे लोकसभा चुनाव के, उसी दिन नीट का चुनाव का नतीजा आ रहा था और लाखों हमारे विद्यार्थी जो है उसमें भी घपले की बात कर रहे थे। सिलसिला जारी है। तो देश को कौन सा विजन दिया आज प्रधानमंत्री, जब आप एनडीए के नेता चुने गए, प्रधानमंत्री बनने जा रहे, देश को कौन सा विजन दिया? आपने 3-4 गांव लिए, उसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो विजन कुछ नहीं है, बस एक भेद की नीति पर आप आज चलते आ रहे हैं, नफरत की नीति पर चलते आ रहे हैं। तो यही बात है कि आज आपको सर्वधर्म समभाव की बात करनी पड़ी है, आज आपको संविधान की बात करनी पड़ी है, आज आपको लोकतंत्र की बात करनी पड़ी है, और आज आपको सबको लेकर चलने के लिए मजबूर किया है। तो मैं सुधांशु जी को भी ये बात कहना चाहूंगा, आप इतिहास मत बताइए, और कम से कम अतुल लोंढे पाटिल बैठा तब तो इतिहास न बताइए। परिस्थिति के अनुरूप हर चीज का आकलन होता है लोकतंत्र में और राजनीति में। तो मैं तो पुराना निकल सकता हूं कि 0.3% से जनसंघ शुरू हुआ है, तभी नकार दिया था। ठीक है अतुल जी, आज पीएम ने ईवीएम पर भी बोला है, उसकी भी मैं प्रतिक्रिया चाह रही थी। ईवीएम पर पीएम ने बोला है कि देखिए अब ईवीएम पता नहीं जिंदा है या मर गया है मुद्दा। ऐसा कि मैं भी ये सवाल उनसे कर सकता हूं कि इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया है, क्योंकि आपने तो उसको भाजपा का चुनाव आयोग कर दिया है। लोकतंत्र जो बेसिक संविधान का बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो बेसिक स्ट्रक्चर में लोकतंत्र अहम है। और लोकतंत्र क्या है? तो कोई भी निर्णय जो है वो बहुमत से होना चाहिए। फिर आपने इस देश के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो चयन समिति में एक है, उनको हटाकर अपना जूनियर मंत्री बनाने की कोशिश की, बना दिया है। तो ये तो आपने लोकतंत्र पे चोट पहुंचाई है। और दूसरी बात, जीवीएल नरसिम्हा जी ने एक किताब लिखी थी ईवीएम पे, जिसकी प्रस्तावना अडवाणी जी ने लिखी थी। तो मेरा कहना या कांग्रेस का कहना हरदम से ये रहा है, आपने 11 दिन के बाद बताया, सारे चीजें लेकर हम गए और सुधांशु ने कहा हम लट लेके खड़े रहेंगे। 11 दिन के बाद बताया है, सीट से 17 फॉर्म कई जगह मैच नहीं हो रहे थे, वो करने पड़े हैं, कई जगह मजबूर किया है। फिर भी आपने बॉम्बे की एक सीट जो है 121 वोट
जो आपने रिजेक्ट हो चुके थे बैलेट पेपर के, उसको गिनवाए हैं कलेक्टर से दूसरी बार, और जो हुआ है वहां पर अभी हम कोर्ट में गए उसके, तो ये विश्वासार्हता की अभी बात है जो नहीं हो पाई है और उसको हमने उठाया। तो आप ये गलत नहीं कह सकते इस चीज को, जो चीजें हैं वो जनता के सामने है। और आपने जो जो भी वायदे किए थे, जो विजन की बात करते हो, तो आपने 10 साल में सबको घर दे देंगे, किसान का आय जो है वो 5 साल में दुगनी होने वाली थी, आप एमएसपी देने वाले थे, आपने किसानों के 7 से 25 किसानों की जान ले ली है, कील ठोके है, ये सारा इतिहास आपका 10 साल का है। और अभी पेड़ उखड़ना शुरू हुआ है क्योंकि सच्चाई जनता के सामने आई है। तो ये जीत की जो बात है ना, जो कह रहे थे कि इतने कम सीटें आए, हमारे पास 100 ही सीटें आए, फिर भी हमारे चेहरे पे मुस्कान क्यों है? तो हमारा उद्देश्य था इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र बचाना। और आज इस देश के प्रधानमंत्री से जिन्होंने 10 साल हिंदू मुस्लिम किया है, उनके मुंह से सर्वधर्म समभाव की जो बात निकली है ना, वो बात आज उनको मनवानी पड़ी है। ये चुनाव का नतीजा है। हर बार नंबर में ना गिनिए, नंबर में गिनेंगे तो बहुत बड़े दिक्कत में आ जाओगे। आधे भी नंबर नहीं है, 18 चुनाव निकालेंगे ना, आधे भी नंबर नहीं, आप आसपास भी नहीं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। मलुक नागर साहब, सबकी चर्चा इस बात पर हो रही है कि आज आपके नेता क्यों नहीं सामने बैठे थे? 2 सांसद हैं उनके, जरा आप ही बताइए क्या हुआ? देखिए, चर्चा कुछ नहीं हो रही है। कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जो ट्वीट किया, जो चर्चा कर रहे हैं, या हमारे समाजवादी के लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उन्हें गिरेबान में झांकें और देखें मध्य प्रदेश के चुनाव को। जो वहां पे जो अपने कांग्रेस के नेता, जो वहां के कमलनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो कहते हैं हटाओ अखिलेश को, कि उनको नहीं देखते। ये चौधरी चरण सिंह जी को नहीं जानते। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के नेता, जमीन पे बैठ जाते थे, खेतों में बैठ जाते थे, अपने कपड़ों के कभी नील टीनो पार नहीं लगाते थे। चौधरी अजीत सिंह के कभी नील टीनो पार नहीं लगा। चौधरी जैन जी भी आज जो कपड़े पहनते हैं, मैं अंजना जी आपको बताना चाहता हूं, वो नील टीनो पाल प्रेस कभी नहीं करते, ऐसे ही रहते हैं। तो आज जनता देख रही है, जो कुर्सी पे बैठने के लिए भागते हैं उनको नीचे बैठा देते हैं, जो सामान्य रहते हैं उनको ऊपर बैठा देते हैं। नमस्ते साथियों, चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले 1 आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष है, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से
देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।